कैसे हैं आप लोग? ठीक है। सबसे पहले क्रिसमस की आप लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिसमस मना रहे हैं कि नहीं? नहीं। सुशासन दिवस, मदन मोहन मालवीय की भी जयंती है आज, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है और तुलसी पूजन भी है। हाँ, 25 दिसंबर। चलिए आज हम लोग देखते हैं, एक नए टॉपिक के साथ आए हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं और कन्फ्यूज़न बहुत होता है इसमें। सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि कन्फ्यूज़न होता है ईस्वी में। जब इतिहास की हम लोग चर्चा करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो उसमें ईस्वी में कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया। सबसे पहले हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, ये जानना है कि युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके किसके बीच हुआ और उसके विजेता कौन रहे। सवाल किस तरह के पूछे जाएंगे, जब हम क्वेश्चन में आएंगे तो देखेंगे एक एक करके, ठीक है ना। तो वही हमारा आज का टॉपिक है, भारत के ऐतिहासिक युद्ध। कौन सा टॉपिक, क्या नाम है? भारत के ऐतिहासिक युद्ध, ठीक है। सबसे पहले आप लोग भी हेडिंग दे देंगे, भारत के ऐतिहासिक युद्ध, और साथ में लिखते भी चलेंगे। सबसे पहला और अहम बात, लिखते चलना है एक एक युद्ध के बारे में। क्या क्या लिखना है उन सब बातों का मैं जिक्र करता चलूँगा साथ में साथ, और आप लोगों से पूछता भी रहूँगा, बोलता भी रहूँगा और आप लोगों को लिखाता भी रहूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए जानते हैं। क्या जानते हैं? ऐतिहासिक युद्ध के बारे में, ठीक है। क्या ऐतिहासिक युद्ध में सबसे पहला हम लोग चर्चा करते हैं, एक युद्ध आया है। तो ऐतिहासिक युद्ध है तो प्राचीन काल से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। प्राचीन काल में सबसे पहला युद्ध का नाम आता है दशराग का युद्ध। कौन सा युद्ध? दशराग का युद्ध। सबसे पहला युद्ध का नाम आप लोग देते चलेंगे, लिखते चलेंगे। कौन सा युद्ध? दशराग का युद्ध, यानी 10 राजाओं, इसीलिए नाम पड़ा क्या? 10 राजाओं का युद्ध। मतलब कि यहाँ देखेंगे किसके किसके बीच, पहले यहाँ ये देख लेते हैं, इसके बाद लड़ाई के बाद नाम जो है दशराग युद्ध के बाद देखेंगे किसके बीच हुआ था। सुदास और पुरु, यही पुरु जो थे 10 राजाओं का एक संघ था, ठीक है। और एक भरत साम्राज्य था, त्रिशूल साम्राज्य, भरत कबीला बोलते हैं। ये कौन सा था, किस कबीला के थे? भरत कबीला के, भरत कबीला के। इसीलिए आगे नाम जाकर पड़ा भरत परी। क्या नाम पड़ा हमारा देश का नाम? भारत, यहीं से पड़ा है। कभी कभी ईस्वी भी पूछ देता है कि कौन सी शताब्दी ईस्वी में हुई थी, कब हुई थी। तो कब हुई थी? 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे दशराग युद्ध कब हुआ? 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। एसी एडी और बीसी मतलब समझते हैं ना, ईसा पूर्व, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्थान काफी महत्वपूर्ण, कहाँ हुआ था दशराग का युद्ध? एक बार नहीं, बहुतों बार परीक्षा में पूछा है। कौन सा नदी? पुरुषनी नदी। ये क्या नाम है पुरुषनी नदी? प्राचीन नाम। नया नाम क्या है? आधुनिक नाम रावी। अगर पूछ देगा सिर्फ पुरुषनी ना देकर रावी दे देगा तो क्या सही है ना? पूछ देगा दशराग का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, क्या हो जाएगा? रावी दे, या आपको कौन सा दे? पुरुषनी नदी, ठीक है। अब इसमें जीता कौन था? राजा सुदास की इसमें क्या हुई थी? जीत हुई थी, और 10 राजाओं का जो संघ था वो पराजित हो गया। इसमें एक अहम बात देखने को मिलता है कि इसका जिक्र कहाँ मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है। ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिले होंगे, या नहीं मिले होंगे तो आगे मिल सकता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, लिख लीजिए तुम नोट करके। इस युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल। ऋग्वेद के कितना मंडल? 7वां मंडल। इसके बाद एक और अहम बात जानना है हमको। वो क्या जानना है कि जब सुदास और ये पुरु 10 राजा का संघ था, तो दोनों के बीच जानते हैं एक इनडायरेक्ट वे में एक हाथ था, बहुत ही बड़े महर्षि ऋषि मुनि का, मतलब कह सकते हैं संरक्षण था। लड़ तो रहा था ये लोग, लेकिन संरक्षण जो है किसी ऋषि मुनि का प्राप्त था। तो सुदास के तरफ से कौन थे?
वशिष्ठ। कौन थे? वशिष्ठ। अब पुरु के तरफ से कौन से? विश्वामित्र। तो सुदास के तरफ कौन थे? वशिष्ठ। और 10 राजाओं का जो संघ था पुरु, उसके तरफ से कौन थे? विश्वामित्र। देखिए एक युद्ध से हमारे पास 6, 7, 8 तरह के सवाल निकले हैं और इसी को घुमा फिरा के एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बातें सेट हो रही हैं। इतना सारा चीज़ लिख लिए है ना, तुरंत एक बार रिवीजन भी करवाएंगे हम। याद रखिएगा जब भी टेस्ट होगा इसी सबसे अब सवाल रहेगा और आप लोगों को तैयार रहना है टेस्ट देने के लिए। आगे बढ़ें, लिख लिए हैं सब कोई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा युद्ध देखते हैं, हाइडे स्पीच की लड़ाई। बहुत ही फेमस हाइडे स्पीच की लड़ाई। हाइडे स्पीच सबसे पहले जानना है कि पाकिस्तान में जगह है, ठीक है। हाइडे स्पीच की लड़ाई इसलिए नाम दिया गया। कहाँ है वर्तमान? सबसे पहले ये जानिए, वर्तमान कहाँ? पाकिस्तान, ठीक है। पूछता है किस नदी के किनारे हुआ था? किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा सवाल पूछा गया है, एक बार नहीं बहुतों बार पूछा गया है कि हाइडे स्पीच की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो झेलम नदी, ठीक है। ईस्वी भी पूछता है, 326 ईसा पूर्व हाइडे स्पीच की लड़ाई कब हुई थी? 326 ईसा पूर्व। किसके किसके बीच हुआ था? सिकंदर महान और पोरस के बीच। सिकंदर और पोरस, सिंपल याद रखना है, सिकंदर पोरस। महान तो लगाया गया, सिकंदर महान थे इसलिए उसे नाम के आगे लगा दिया जाता है सिकंदर महान। और पोरस, पोरस यहाँ के राजा थे, ठीक है ना। हाँ, पंजाब प्रांत, उसमें पंजाब पर्टिकुलर नहीं, पूरा जो उत्तर पश्चिम वाला पूरा प्रांत जो था उसमें पोरस पर ही साम्राज्य था, वही राज कर रहे थे। और जीता कौन? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो सिकंदर ही लिख सकते हैं, उसी का नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। सिकंदर भी समझ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। किस नदी के तट पर? कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व बोलिएगा, ईस्वी नहीं बोलिएगा। आप बताइए ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है? इंग्लिश में बोलते हैं बीसी और एडी। ईस्वी और ईसा पूर्व ये होता है ना जी, लिखते हो ना हिंदी इंग्लिश में। क्या दिलीप आप बताइए? क्या पहले का? मैंने पहले का युद्ध, मैंने पुराना युद्ध हो गया। और अभी जो युद्ध हो रहा है अभी, ईसा मसीह का जन्म वो रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म के पहले तो क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व। इधर हो जाएगा ईस्वी। इंग्लिश में क्या होगा इधर? बिफोर क्राइस्ट एंड नो डोमिनी, ठीक है। चलो ये इससे बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये युद्ध हो गया, आगे देखते हैं। अगला है सेल्यूसिड और मौर्य का युद्ध। सेल्यूसिड मौर्य का युद्ध जो कि बहुत ही फेमस युद्ध है। किसके किसके बीच हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर। किसके किसके बीच हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुआ था 303 से 305 ईसा पूर्व के बीच। ये क्षेत्र कहाँ हुआ था? जो वर्तमान समय में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, इंडिया का जो क्षेत्र है और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है। सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान में किन किन देशों में फैलाव मिलता है? अगर देश का बात किया जाए तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उस तीनों के क्षेत्र को सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन समय में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो वहीं पर ये युद्ध हुआ था, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध 303 से 305 ईस्वी पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुए थे? विजयी हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जीते थे। और कहा जाता है इसमें पूरा दहेज सिस्टम चला था, इधर से भी दहेज दिया गया था और रिटर्निंग दहेज भी दिया गया था, ठीक है ना। 4 प्रांत दिए थे, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान, ये 4 प्रांत दिए थे। अपनी बेटी का विवाह सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था।
चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह किया था, उसकी बेटी का नाम था सेंट हेलेना। हेलेना का विवाह किया था, किससे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो भाई जब विवाह करवा दिए, 4 गो प्रांतें दे दिए, 4 गो टाउने दे दिए दहेज में, तब कहा कि भाई हमको भी कुछ देना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को रिटर्निंग गिफ्ट के रूप में 500 हाथी दिए थे। 500 हाथी, उसमें हाथी का बहुत क्रेज हुआ करता था, लड़ाई में बहुत ही उसका योगदान होता था हाथी का। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य इसमें विजयी हुए, बहुत ही फेमस युद्ध था। और वर्तमान समय में भी देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य इसके बाद यहाँ पे मगध पे राज्य किए और शासन उनका चला। कार्नेलियल नहीं, वैसा तो कहीं नहीं मिलता, वो दूसरा युद्ध है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हम कार्नेलियल, हमको लगा युद्ध के बारे में बोल रहे हैं। तो ये शादी विवाह का जो हुआ था, एक इसी पर देखिए है, पाकिस्तान का बहुत चर्चा आ रहा है। पाकिस्तान का अभी मुद्दा बहुत हॉट होता है इंडिया के साथ रिलेशन के रूप में। तो हमेशा कश्मीर विवाद होता है। तो एक बार आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, सुशासन दिवस है, इसलिए बता देते हैं। उनके साथ एक वाकया घटना घटे था। क्या घटना घटा था? तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की विदेश मंत्री आई थी, बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसे पाकिस्तान की लड़कियां होती भी बहुत खूबसूरत है, तो होती है हैं? ये बोल रहे हैं हाँ हाँ होती है। अच्छा ठीक है, हो या ना हो। तो उन्होंने कहा कि आप हमें कश्मीर दे दीजिए। तो भाई कश्मीर दे दीजिए, क्या शर्त है? मैंने कि आप लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कश्मीर हमको दे दीजिए, काहे ला युद्ध के चक्कर में लगे हुए हैं? नहीं, तो अटल बिहारी वाजपेयी का एक शर्त पर दे सकते हैं कि अगर मान लीजिए दहेज के रूप में हमको पूरा पाकिस्तान चाहिए। मैंने बोले कि शादी कर लीजिए, कि मैं हमसे शादी कर लीजिए, आप कश्मीर का क्यों लफड़ा कर रहे हैं? शादी विवाह अगर हो जाएगा तो कश्मीर का विवाद क्या हो जाएगा, स्वतः परिवार रिलेशन बन जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। कहा हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको दहेज के रूप में पूरा पाकिस्तान है। क्यों कहा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी शादी किए थे? इसीलिए उन्होंने विदेश मंत्री कहा था ये बात को, कि भाई शादी कर लिए। तो कहा ठीक है हम शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको तिलक के रूप में क्या चाहिए? पूरा पाकिस्तान। हाजिर जवाबी थे। एक बहुत ही बड़े कवि भी थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी एक फेमस कविताओं का संग्रह है मेरी 51। आइए, मेरी 51 कविताएं। पूछता है परीक्षा में, मेरी 51 कविताएं किसने लिखी? अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। बहुत ही फेमस युद्ध, कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। भारतीय इतिहास में बहुत ही फेमस ये युद्ध है, कलिंग का युद्ध। किस लिए फेमस है? कि कहा जाता है कि यहाँ के बाद किसी शासक का जीवन का टर्निंग पॉइंट हुआ था। कौन से शासक का टर्निंग पॉइंट हुआ था देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये कब हुआ था। 261 ईसा पूर्व। एकदम याद रखना है, डेट भी पूछता है कब, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कलिंग कहाँ, स्थान कहाँ हुआ था? उड़ीसा। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है ना। तो उड़ीसा वर्तमान समय में भारत के राज्य, वहीं पर ये कलिंग का युद्ध हुआ था। उनके दरवाजा सटा दीजिए, उधर दिक्कत होगा। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? अशोक और राजा अनंत पद्मनाभ। अशोक और राजा अनंत पद्मनाभ। बहुत लोग जानते हैं, सिर्फ जानते हैं कलिंग के राजा से हुआ था और अशोक के बीच हुआ था। राजा का नाम जनरली लोग नहीं जानते हैं कि भाई कलिंग का कौन राजा था। तो राजा थे राजा अनंत पद्मनाभ। क्या हुआ था इसमें? अशोक की जीत हुई थी। एक इससे रिलेटेड सवाल परीक्षा में पूछ देता है जोड़कर, युद्ध से रिलेटेड, कि अशोक के किस अभिलेख से कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है? बिल्कुल सही, अशोक के 13वें अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। बहुत सुंदर, ठीक है। अशोक की इसमें जीत हुई थी और इसी युद्ध के बाद अशोक ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। कहा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था। और एक सवाल और आता है, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो बताइए। तो पूछते हैं आप लोगों से सवाल। आप बताइए कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष में कलिंग की विजय की प्राप्ति की थी? बिल्कुल सही जवाब, 8वें वर्ष। ऐसा भी सवाल देता है, दे देगा ऑप्शन में 6, 7, 8, 10। तो क्या मारिएगा? 8वें वर्ष गद्दी पर बैठा, उसके 8 वर्ष के बाद उन्होंने क्या किया था? कलिंग पर
विजय प्राप्त की थी। देख रहे हो कितना सारा प्रश्न आ रहा है, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक युद्ध, कलिंग का सिर्फ युद्ध, लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 8। किसी भी तरीके से अगर पूछा जाएगा तो हमारा इससे ज्यादा नहीं पूछना है। अभी नहीं पूछेगा कि वो हाथी से लड़ा था, कि वो घोड़ा से लड़ा था, कितना तारीख को लड़ा था, के बजे लड़ा था, कितना पानी वो पिया था, ये पिया था। सिर्फ आलतू फालतू चीज एकदम नहीं पढ़ना है। जो सवाल पूछने लायक परीक्षा में हो वही सवाल हम लोगों को देखना है। ठीक है, अगला देखते हैं पेशावर की लड़ाई। बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाता है कि अब धीरे धीरे भारत के साम्राज्य में किसकी एंट्री होने लगी थी? मुस्लिमों की एंट्री होने लगी। वैसे तो मोहम्मद बिन कासिम के समय से ही हुई थी, लेकिन पहले के शुरुआत के जो 2-3 मुस्लिम शासक के द्वारा जो यहाँ युद्ध हुआ था, उस युद्ध का सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या था? संपत्ति लूटना। सिर्फ और सिर्फ था संपत्ति लूटना। मोहम्मद बिन कासिम भी यही काम किए, महमूद गजनबी भी यही काम किए थे। लेकिन हम जस्ट इसके आगे अभी 1-2 युद्ध के बाद हम देखेंगे और उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। तो पेशावर की लड़ाई कब हुई थी? डेट याद करना बहुत आसान, काफी शुभ अंक 1001। हम लोग चौका पूरन देते हैं। चौका पूरन समझते हैं जी? ओ सॉरी, लिखा गया गलती, काट दीजिए ना इसको। तो ये याद करना इसलिए आसान है 1001, क्योंकि ये शुभ अंक होता है। कहीं भी हम लोग किसी के यहाँ भोज भंडारा में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो 101, 201, 501, 1001, 2001, इस जैसा जितना पैकेट जिसका अलाउ करता है। ये ना कि 25 टका, 22 टका, 23 टका ऐसा कहीं देते हैं हम लोग? नहीं, कहीं कहीं खाली लिफाफा आजकल चलता है। पैसा अंदर में नहीं डाला, सोचता हो पता चलेगा कि कहीं निकल गया होगा, गिर गया होगा। आपको आदमी खाली लिफाफा चिपका के गम थमा देता है। वो आदमी बेचारा जिसका शादी ब्याह रहता है, इतना अलबल रहता है कि कभी इन्हें रखने, कभी इन्हें रखने, पता चला हो गिर गया होगा कहीं। चलिए अगला देखते हैं, ये कहाँ हुआ था? पेशावर। पेशावर कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान। महमूद गजनबी और किसके बीच हुआ था? हिंदू राजा थे, जयपाल। कौन से राजा थे? हिंदू राजा जयपाल थे, उस समय राज कर रहे थे भारत पर, और महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ था। और इस सब जीतने के बाद इन्होंने गजनी वंश यहाँ पर क्या किया? स्थापित करना चाहा, लेकिन अंततः उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया? सीमित रह गया था। गजनबी का यहाँ सीमित था कि संपत्ति को लूटना। एक घटना हम इसे कोरिलेट करके बताते हैं कि एक मंदिर पर इन्होंने आक्रमण किया था, बहुत ही फेमस सोमनाथ मंदिर। कब हुआ था आक्रमण जी, बताओ? 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, गुजरात है। छोटा छोटा चीज, इसे देखो हम क्वेश्चन पूछ देते हैं। कौन जीता इसमें? महमूद गजनवी। यहां तक हमको सिर्फ जानना है कि संपत्ति लूटने आया था, युद्ध हुआ था, नहीं दिया संपत्ति तो इसको पराजित किया, संपत्ति लूट कर चला गया। तो हमको जानना क्या है, पेशावर का युद्ध कब हुआ था? किसके किसके बीच? गजनबी और कौन जीता? कहाँ हुआ था? पेशावर कहाँ है? जानते ही हैं। अब आइए थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दे देते हैं, थोड़ा सा मैप के माध्यम से जानते ही हैं आप लोग, लेकिन आप बताइए कि ये किसका मैप है? इतना तो आप लोग जान ही रहे, भारत का। इस क्षेत्र में क्या है? बंगाल की खाड़ी, बहुत सुंदर, जानते हैं आप लोग। इस साइड क्या है? अरब सागर। जब युद्ध का चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा युद्ध के बारे में बता देते हैं। इस साइड का अगर हम लोग देखेंगे तो इस साइड, ठीक है। अब बच गया कौन सा क्षेत्र? अब अगर कोई का भारत पर जितना युद्ध हो रहा है, हम भारत का ऐतिहासिक युद्ध का चर्चा कर रहे हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं टॉपिक को। क्या टॉपिक है? भारत का ऐतिहासिक युद्ध। सब युद्ध लड़ा गया था भारत से ही, भारत के राजाओं से ही, छोटे छोटे जो भाग में सब बटे थे। तब बताइए, इधर से संभव था एंट्री करना? इधर से संभव था एंट्री करना? इधर से संभव था एंट्री करना? संभव किधर से हुआ एंट्री करना? इधर से। तो देखे होंगे आप लोग जितना अभी तक पढ़ रहे हैं, सब क्षेत्र कहां पर आपको मिल रहा है? कहां पर युद्ध हुआ था? किससे हुआ था? शुरुआत के जितने भी युद्ध आप लोग देखेंगे तो गौर फरमाइएगा कि इतना ही क्षेत्र में युद्ध हुआ था, क्योंकि और सारे लोगों की एंट्री किधर से होती थी? इधर से। चाहे वो महमूद गजनबी हो, मोहम्मद गोरी हो, या सिकंदर हो, सब कोई इधर से आ रहा था।
और उसके बाद जब यहाँ हो गया, यहाँ पे कुछ जो मजबूत होने लगे, जैसे मजबूत कहने का मतलब जब अंग्रेज का यहाँ शासन आ गया, दिल्ली सल्तनत का शासन आ गया, मुगलों का शासन जब आया, तब ये क्या किया, तब यहाँ पर फिर छोटा छोटा सभी जगहों को क्या किया, विजिट करने का प्रयास किया युद्ध के माध्यम से। ये मोटा मोटी रफली आइडिया समझ गए। आगे फिर युद्ध के बारे में देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है, तराइन का पहला लड़ाई। तराइन का कुल कितना युद्ध हुआ था, ऐसे सबका चर्चा किए हैं, लेकिन यहाँ भी एक बार रफली आइडिया देख लेते हैं। तराइन के 3 युद्ध हुए थे, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध। सबसे पहले जानेंगे तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था। बहुत ही कंफ्यूजन होता है 1191 में, 1192 में, ठीक है, लेकिन आज वो कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे तराइन की पहली लड़ाई, बोलो जी कब हुआ था। खाली लिखने ही नहीं रहिए, बोलबो कीजिए, कहाँ हुआ था। तरावड़ी, जो कि पहले नाम था तराइन ही, लेकिन वर्तमान में नाम क्या है, तराइन जगह ही था, लेकिन अभी नाम है तरावड़ी, ठीक है। किस प्रांत में, भारत का हरियाणा में, वर्तमान समय में भी है, देखना है तो जाकर देख सकते हैं। किसके किसके बीच हुआ था, बहुत ही फेमस, एक बार नहीं बहुतों बार परीक्षा में पूछा गया है कि चौहान वंश के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा, कहीं कहीं पृथ्वीराज तृतीय भी आ सकता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध भारत के इतिहास में हुआ था, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें युद्ध हुई थी किसकी, पृथ्वीराज चौहान की विजयी हुई थी। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। क्या गलती हुई कि जब ये जीते तो जितना भी युद्ध होता था तो अपने जो पराजित होते थे शासक, जो हार जाते थे, या तो उसको मार दिया जाता था या किसी तरीके से उसको शक्तियों को नष्ट कर दिया जाता था, दुर्बल कर दिया जाता, ताकि फिर से वो खड़ा नहीं हो सके उस जीतने वाले के सामने। लेकिन इन्होंने क्या कहा, पृथ्वीराज चौहान ने इसको क्या किया, छोड़ दिया तो ये भाग कर वापस चला गया, अपना गजनी चला गया। तो वहां फिर जाके क्या किया, वो अपना फिर से बदला लेने का तैयारी करने लगा। और कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में जब सब बुक में पढ़िएगा तो 3 युद्ध हुआ था। 1191 में पहला युद्ध, 1192 में दूसरा युद्ध, और तीसरा 1215-16 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। तो पहला युद्ध तो जान ही रहे हैं, लेकिन दूसरा युद्ध में किताब में बहुत सारा दिया गया कंट्राडिक्शन है। क्या कंट्राडिक्शन है, 92 तो कहता है, लेकिन शुरुआत जो है 1191 के लास्ट से ही हो गई थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी फिर तुरंत वहां से सारा मोर्चा संभाले, क्या क्या खमियां रहा। और जो इसका एगो था गद्दार के रूप में, इसमें जयचंद का नाम आता है, कन्नौज का, जो बनारस का उस समय शासक था, जयचंद। अगला उसके साथ भी युद्ध हुआ था, देखेंगे। तो वो क्या किया, मोहम्मद गौरी को सपोर्ट किया था, इसको धोखा दिया था। तो पानीपत बोलते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1192 में। जस्ट अभी चर्चा करेंगे, अभी लिखाएंगे, अभी लिखिए नहीं, पहले सुन लीजिए। तो पहला युद्ध 91, दूसरा कब, 1192। लेकिन पहला का यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो पहला में कौन विजयी हुआ, दूसरा में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। याद करना आसान, पहला यानी फर्स्ट, दूसरा यानी 2। 1191 जब देगा यानी पहला युद्ध, 92 में 2 यानी दूसरा युद्ध, ठीक है। पहला दूसरा याद हो जाएगा, बाकी जो रहेगा तीसरा तो बना ही देंगे। तुरंत चर्चा कर लेते हैं दूसरा युद्ध का भी। देखिए तराइन की दूसरी लड़ाई सेम वही है, 1192, खाली डेट होगा, कहाँ होगा, जगह भी वही, तरावड़ी हरियाणा में। बीच में किसके किसके बीच में भी, तो यही दोनों योद्धा थे। कौन योद्धा दो थे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। परिणाम क्या हुआ, लेकिन इसमें परिणाम जस्ट उल्टा हो गया। उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे और इसमें मोहम्मद गोरी जीते थे। और परीक्षा में ह्यूमन एरर यही होता है, पूछ देगा तराइन के दूसरे युद्ध में कौन पराजित हुए थे, दे देगा मोहम्मद गोरी। सब पहला ऑप्शन में मोहम्मद गोरी देगा, सोचेगा तराइन का पहले युद्ध पूछा होगा, वही हारा था गोरी, और यहाँ पूछेगा दूसरा, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तीसरा में हुआ था इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यलदौज के बीच हुआ था, 1215-16 में। आगे चर्चा करते हैं युद्ध का हम लोग। चंदावर की लड़ाई, इसीलिए कहता है किसी के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। और एक कहावत बहुत फेमस है कि आप लोग अगर हैं, आप लोग अपने जीवन में सीख लीजिए, जो पीठ पीछे बुराई करने की आजकल बहुत ही प्रथा चलती है, पीठ पीछे किसी का बुराई करता है। जैसे कोई कहेगा ओ क्या बोला, जानता तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, बहुत कह रहा था बहुत हीरो बनता है, बहुत स्मार्ट बनता है, पढ़ता लिखता ना है, कुछ भी कहने का मतलब ABCD आप समझ लीजिए। तो ये वैसे व्यक्ति से आप लोग सावधान रहिए,
इसका मतलब है कि जो व्यक्ति दूसरे का आपके पास शिकायत कर सकता है, यानी समझिए कि जैसे ही आप उसके नज़र से ओझल होइएगा तो वो आपका भी शिकायत दूसरे जगह कर सकता है। एकदम ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी उसकी वो नेचर है। और नेचर और सिग्नेचर क्या होता है, चेंज होता है? नहीं होता है? होता है। मेरा वीडियो नहीं देखे हैं? तो एक वीडियो बनाए थे, नेचर और सिग्नेचर बिल्कुल चेंज होता है। एकदम उंगली में चोट लगेगा तो सिग्नेचर बदलेगा, और नेचर कब चेंज होता है? चलो दिल का बात नहीं किया जाए। तो ये कब हुआ था? 1100 कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध या चंदावर की लड़ाई 1194 में। कहाँ हुआ था ये? चंदावर कहाँ है? आगरा यूपी में है, वहीं पे ये युद्ध हुआ था। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। जयचंद पूरे भारतीय इतिहास में गद्दार के रूप में ही जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले धोखा दिया था, इसलिए गद्दार के रूप में ही जाना जाता है। अभी भी एक उपाधि उपमा दिया जाता है कि तुम जयचंद हो गया, यानी जयचंद हो क्या मतलब समझ लीजिए कि किसी के साथ गद्दारी करना, धोखाधड़ी करना। इसमें विजेता कौन रहा? मोहम्मद गोरी। कौन विजेता रहा? मोहम्मद गोरी। कितना युद्ध हुआ टोटल अभी तक? 8 हुआ है ना? 2 को पहले और लिखिए, उसके बाद फिर करवाते हैं कुछ। अगला आइए, पानीपत की लड़ाई, बहुत ही फेमस। आप देखिए यहाँ पे मुस्लिमों का आगमन शुरू हो गया। पहले जो था गौरी तक, वो क्या था? सिर्फ और सिर्फ था कि वह साम्राज्य स्थापित करना है, उसके पहले लूटना था, संपत्ति लूटना था। लेकिन अब यहाँ साम्राज्य का विस्तार करना था, और वो सबसे पहला झलक हमको यहीं से मिलता है। मुगल साम्राज्य की शुरुआत और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। कि कहाँ हुआ था? पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। दे देगा कि पानीपत की पहली लड़ाई भारत के किस राज्य में हुई थी? दे देगा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? हरियाणा में। बहुत सुंदर। इसका परिणाम क्या हुआ? बाबर जीते। और किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। यही इब्राहिम लोदी ऐसा युद्ध था जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध में मारे जाने वाला। ये क्या हुआ था? युद्ध में मारे जाने वाला पहला व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन था? इब्राहिम लोदी। पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कलंदर की उपाधि धारण की थी, या प्रत्येक काबुल के निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया था। का पूछता है सवाल कि बाबर ने कलंदर की उपाधि किस विजय के बाद प्राप्त की? पानीपत की पहली लड़ाई के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और सभी काबुल के निवासियों को एक एक को क्या दिया था? चांदी का सिक्का दिया था। इसमें जीतने का इसका था कि इन्होंने पहली बार इस युद्ध में, कौन सा युद्ध में? पानीपत की पहली लड़ाई में तुगलुमा युद्ध पद्धति का नीति लागू किया था। तुगलुमा युद्ध पद्धति, तोप का पहली बार प्रयोग किया था। तोप का प्रयोग किया था। ठीक है। वो तोप को सजाने का वही तुगलुमा पद्धति वही होता है, रुमानी पद्धति भी बोलते हैं उसको। तोप को सजाने की कि किस तरीके से तोप सजाया जाए और दुश्मनों को उड़ाया जाए, साफ किया जाए। तो बाबर इसका प्रयोग किया था, इसलिए बाबर क्या हुआ? यह युद्ध को जीता था। और इस तरह से दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी क्या था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। बहुत बार पूछता है दिल्ली सल्तनत की समाप्ति किस युद्ध के बाद हुई थी? किस युद्ध के बाद? क्यों हुई थी? क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी। और वही क्या हुए थे? इस युद्ध में पराजित हुए, मर गए। जब वही मर गए तब उसके बाद उसका समाप्त हो गया। एक नया साम्राज्य का निर्माण हुआ, यहाँ गठन हुआ और यहाँ पर स्थापित हुआ मुगल साम्राज्य के रूप में 1526। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526। चलिए, ये पहला युद्ध था। दूसरा तीसरा भी है, आगे चर्चा करेंगे, जब उसका डेट आएगा तब चर्चा करेंगे। लेकिन बाबर जब यहाँ 1526 में आया तो 4 गो उसका बहुत फेमस युद्ध हुआ। 4 गो क्या हुआ? बहुत फेमस युद्ध हुआ। 4 युद्ध एकदम याद रखिएगा। एक तो चर्चा कर लिए, कौन चर्चा किए? पानीपत का पहला युद्ध। अब दूसरा युद्ध कौन था? खानवा की लड़ाई। कब हुई थी? 1527। कहाँ हुआ था? खानवा कहाँ है? राजस्थान। बहुत जगह देखिएगा किताब उताब में गलत दिया हुआ है, आगरा दिया हुआ है, इसलिए ध्यान नहीं दीजिएगा। ये राजस्थान में खानवा जो है, वहीं पर खानवा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और
राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें विजेता कौन रहे? बाबर। बाबर का युद्ध का याद करने का एक ही तरीका, एक ही नियम, वो कुछ नहीं है, सब में याद रखिए कि बाबर ही जीता था। चारों युद्ध जो हुआ था विजेता कौन रहा था? बाबर। 4 युद्ध 1526, 1527, 1528, 1529। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, 1529 घाघरा का युद्ध। पान खा के चलो घर, पान खा के चलो घर, पान खा लो, पान खा लो, चलो घर। याद करने का तरीका है जिसको अरेंज करे, क्योंकि अरेंज करने भी कभी कभी परीक्षा में दे देता है। 26, 27, 28, 29 आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पानीपत का खानवा का युद्ध में कौन जीता? बाबर। कब हुआ था? एक महत्वपूर्ण इसमें बात नोट कर लीजिएगा, इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसी युद्ध के बाद बाबर ने बाबर ने क्या उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि। गाजी का मतलब क्या होता है? काफिरों का वध करने वाला, काफिरों का वध करने वाला। अब पहला पानीपत का पहला युद्ध जीता था, कौन सा उपाधि मिला था? कलंदर। क्यों, क्या हुआ था कलंदर में? उसके जीतने के उपलक्ष्य में, लेने के उपलक्ष्य में क्या किया था? एक एक गो चांदी का सिक्का सब काबुल के निवासियों को दिया था। अगला देखेंगे चंदेरी, थोड़ा चर्चा किए थे अभी। 1526, 27, 28, 29 का भी है। तो चंदेरी की लड़ाई कब हुई थी? 1528। कहाँ है चंदेरी, कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। चंदेरी, चंदेरी साड़ी का भी एक बहुत अच्छा क्वालिटी है, यहाँ साड़ी बहुत अच्छा बनता है, चंदेरी का साड़ी होता है, हाँ टेक्सटाइल का है। बाबर और मेदिनी राय के बीच, बाबर और मेदिनी राय, जिसमें विजेता कौन रहा था? बाबर। इसलिए बार बार बोलते हैं 1526, 27, 28, 29, एकदम याद रखिएगा। बाबर, इब्राहिम लोदी, बाबर और राणा सांगा, बाबर और मेदिनी राय, बाबर और एक और आएगा घाघरा का महमूद लोदी अफगान, नुसरत शाह। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? नहीं लिखे थे, लिखिए। चंदेरी की लड़ाई 1528, चंदेरी में बाबर और मेदिनी राय, और परिणाम इसका कौन रहा, कौन जीता? बाबर। लिख लिए। आगे देखिए घाघरा का युद्ध 1529 कहाँ हुआ था? बिहार और यूपी भी लिख लीजिएगा, बॉर्डरे था, इसलिए कहीं ये भी दे सकता है वो भी दे सकता है, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और नुसरत शाह के बीच हुआ था, बाबर और नुसरत शाह के बीच। इसमें भी विजेता कौन रहा था? बाबर। शुरुआत में ही बता दिए थे कि जितना भी बाबर युद्ध लड़ा था, शुरुआत के चारों युद्ध में विजयी बाबर ही हुए थे, ठीक है। 1526 से 1530 उसका कार्यकाल भी रहा था, उतने दिन तक वो पीरियड में यहाँ शासन किए थे, और उसके बाद वो जितने युद्ध लड़े सभी में उन्होंने क्या की थी? विजय प्राप्त की थी, ठीक है। लेकिन इसका बेटा जो था वो नहीं प्राप्त कर पाया। जस्ट चर्चा करते हैं उसका बेटा का ही। क्या है? चौसा की लड़ाई। बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? हुमायूं बैठा था। तो वो एक युद्ध लड़े थे, चौसा की लड़ाई। चौसा कहाँ है? बिहार में है, बक्सर में। ये बक्सर बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1539। एक बार नहीं, बहुतों बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, और लोग कंफ्यूजन होते हैं 1539 1540 में। हाँ, तो 1539 में हुआ था चौसा की लड़ाई। किसके किसके बीच हुआ था? शेर शाह और हुमायूं के बीच। इसमें कौन विजेता बना था? शेर शाह जीता था। और इसी में जीतने के बाद, पहले शेर खान नाम था इसका, ठीक है। इसके बाद इस युद्ध के जीतने के बाद इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? शेर शाह सूरी, ठीक है। चौसा का युद्ध का यही विशेषता है कि 1539 शेर शाह हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह की क्या हुई थी? जीत हुई थी। अगला देखेंगे कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज या बिलग्राम, क्या कर रहे थे? देखिए लकड़ी लिख दिया हम भी, जो है ना, लीजिए पहले लिख ही लीजिए। चौसा की लड़ाई 1539 बक्सर में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेर शाह सूरी
कि जीते थे। जितना युद्ध हुआ था शुरुआत में दोनों हुमायूं, जैसे इसके पिताजी जीतते थे और ये बेटा सब क्या करता था, हारता था। शेर शाह और हुमायूं के बीच लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्नौज का युद्ध, कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, बिलग्राम, ठीक है। कब हुआ था? 1540। कब हुआ था? 1540। कहाँ हुआ था? कन्नौज में हुआ था, यूपी में, कन्नौज यूपी में। शेर शाह सूरी और किसके बीच हुआ था? हुमायूं के बीच। इसमें क्या हुआ था? शेर शाह की जीत हुई थी। इसमें भी शेर शाह जीत हुई थी। हुमायूं कहने का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए कि हुमायूं जब बैठा गद्दी पर तो जितना युद्ध लड़ा था सब में हारते ही चला गया। इस युद्ध को हारने के बाद फिर सिंध चला गया और वहीं पर जाकर उन्होंने हमीदा बानो बेगम से शादी की थी। तब जाकर उसी के गर्भ से कालानौर में अकबर पैदा लिया था। भटकते रहा था, निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं था कि हमको फिर से गद्दी पर बैठना है। और वो गद्दी पर बैठने के लिए दिन रात प्रयास कर रहा था, सब सेना का जुगाड़ कर रहा था और अपने सेना को मजबूत कर रहा था, सबको पक्ष में मिला रहा था। और कहा जाता है हुमायूं ने अपने खोई हुई प्रतिष्ठा, खोई हुई प्रतिष्ठा कहने का मतलब यह हुआ कि शुरुआत के दो युद्ध, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, दोनों के युद्ध में क्या हुआ था? हुमायूं पराजित हुआ था 1539 और 1540 में। लेकिन उन्होंने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा 1555 के हुए युद्ध में प्राप्त कर ली और उन्होंने अफगानी शासक को पराजित किया और उसके बाद फिर से गद्दी पर, पुनः गद्दी पर 1555 में बैठे। आगे आइए चर्चा कर लेते हैं। सरहिंद की लड़ाई, इसी युद्ध में कौन सा लड़ाई हुआ था? सरहिंद की लड़ाई, या इसका एक नाम है मच्छीवाड़ा का युद्ध। इसको कहते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध। कोई कोई बुक में नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। मच्छीवाड़ा का युद्ध। हुमायूं ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा किस युद्ध में प्राप्त की थी? मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? मच्छी मारता होगा बैठ के ना, मच्छीवाड़ा कहाँ है? मच्छीवाड़ा सरहिंद कहाँ? फतेहगढ़ पंजाब, पंजाब प्रांत में ही था, वही जगह था। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच। शेर शाह सूरी का ही वंशज था, ठीक है। हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच, इसमें विजेता हुए हुमायूं और कहा जाता है इसने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, खोई हुई प्रतिष्ठा क्या की? वापस ले ली, वापस ली। लेकिन बेचारा ज्यादा दिन तक प्राप्त सत्ता भोग नहीं कर सके। 1555 में बैठे और मृत्यु हो गई। तब 1556 में फिर कौन गद्दी पर बैठा? अकबर आया था और 1555 में मृत्यु हुई। इसके द्वारा ही बनाया गया एक लाइब्रेरी था दिल्ली में, दीन पनाह, दिल्ली में। उसी लाइब्रेरी में सीढ़ी से उतरते हुए क्या हुआ? वो लड़खड़ा कर गिर गए। इसी पर एक कोटेशन था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, यानी जिंदगी भर भटकता रहा। कब? 40 के बाद, युद्ध के बाद भटकबे ना किया भाई, तो 40 के बाद जब भटकता रहा और भटकने के कारण, लड़खड़ाने के कारण ही उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हाँ, लेनपुर कहा था कि जिंदगी भर वो लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाने के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई। किस शासक के संदर्भ में कहा जाता है? ऐसा सवाल पूछता है। क्या कोई सवाल है क्या? हमको लगा कुछ पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया सरहिंद की लड़ाई या मच्छीवाड़ा की लड़ाई, ठीक है। थोड़ा 1-2 मिनट जितना युद्ध लिखे हैं उसको जल्दी से तेजी में देखिए आप। अभी क्लास जैसे ही समाप्त होगा इसके बारे में तुरंत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, खाली लिखना नहीं है। एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए अच्छे तरीके से देखना है, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। ही नहीं लगेगा ये तो बउआ टाइप का क्वेश्चन है। यही सबको जो है ना बीपीएससी अवधि दिया, सबको पानी पिला दिया कि बउआ वाला क्वेश्चन करके। बउआ बउआ बहुत बोलता था, बीपीएससी ऐसे बउआ वाला पूछा और सब बउआ बन गया। हाँ, बनिए गया सब बउआ। का ही आर्यक वंश के संस्थापक पूछेगा, ये पूछ रहा है, कपड़ा मंत्री पूछ रहा है। अब वो तो नहीं जान रहे हो जी, वो बता दो। कपड़ा मंत्री जान रहा है, बता दे। मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्री कौन है? कंफ्यूज कर जाएगा। जहाज रानी मंत्री कौन है? क्यों? आप अधिकारी बनते हैं, जानना चाहिए, ठीक है। मैं भी इसका विरोध करता हूं कि पीसीएस लायक क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जानना चाहिए। अगर पूछ दिया तो कोई गलत नहीं किया। देखिए क्या होता है। अभी तक तो 7 दिन 8 दिन सत्याग्रह का हो गया है, अभी तक सरकार पर जू तक नहीं लगा है। आपको फिर कल बोल दिया कि नहीं, एकदम एक ही जो कैंसिल हुआ है बापू सभागार का उसी का होगा और अप्रैल में मेंस लेंगे। यो बोल दिया है कि अप्रैल में मेंस लेंगे।
और शायद पूरे पटना में सेंटर बनाया है, 20 या 24 सेंटर बनाया है। अब कैसा क्वेश्चन पूछता है, हल्का पूछता है, हार्ड पूछता है, लिख लिए हैं। चलिए और देखते हैं आगे में, 4-10 गो और है, देख ही लेते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पहला लड़ाई देख लिए थे, पानीपत का किसके किसके बीच हुआ था? गौरव, पानीपत का पहला लड़ाई नहीं लिखा है? अभी लिखा है, आप बोल भी रहे थे देखने के लिए। 1526 नहीं है? बाबर इब्राहिम लोदी, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया, मुगल साम्राज्य का नींव पड़ा, स्थापना हुआ। तब दूसरा लड़ाई कब हुआ था पानीपत का? 1556 में। वही पानीपत में हुआ था, किसके किसके बीच? अकबर और हेमू। एकदम दो गो तो मुंह पर याद रखो, तराइन का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध। जब गांव देहात जाओगे ना, गांव देहात करने का मतलब घर अपना पुश्तैनी घर तो सबका गांव देहात है, हम लोग को इंग्लैंड से यहाँ से नहीं आए हैं, सब गांव से ही आए हैं। तो गांव देहात में जाइएगा ना तो बूढ़ा बुजुर्ग मिलेगा, और आजकल बूढ़ा बुजुर्ग सब बड़ी बिखलास होता है। कगो जो पुरनका बुढ़वा सब जो होता है ना, एक से एक बिखलास होगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन 2-4 गो जो है ना चुन के रखेगा कि कहो अच्छा पटना में पढ़े ने, अच्छा रुक एक पूछे आलू ने कहिया अल? कल? अच्छा हाँ कल अल ने, की हो रहा अभी तक परीक्षे दे रहा? कहीं तो सुनलिए 2-3 साल से रह रहा पटना में। उनको इन्हें पता है कि पटना में क्या से रह रहे हैं और कंपटीशन कितना टफ हो गया है, वर्तमान समय से कोई मतलब नहीं। हाँ तो अच्छा 2-3 कौन कौन परीक्षा दे? रेलवे, SSCO देवे चाहिए, इन्हें जाना कि कितना सिलेबस चेंज है, उसके लिए इंग्लिश अलग से पढ़ना होगा। नहीं SSCO भरे चाहिए, फॉर्म भरे में कोई दिक्कत ना है, तैयारी करो, देखो जल्दी जल्दी नौकरी ले लो। अच्छा ठीक है, बताओ पानीपत के दूसरा युद्ध कब होले? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। और कुछ 2-4 गो मैथ वाला रखेगा ऐसा क्वेश्चन जो जानता है कि नहीं जानता होगा लड़का, और 1-2 गो ट्रांसलेशन रखेगा। अच्छा बताओ तो कि वर्षा हो रही है या पानी खूब तेज पड़ रहा है, की होते का ट्रांसलेशन? कुछ ऐसी टाइप का 2-4 गो 5 गो 10 गो प्रश्न रखेगा। तो इसीलिए गांव देहात जब जाता है तो जैसे नजर आवे कि बूढ़ा बुजुर्ग अगर बैठा हुआ है और उसमें भी अगर 2-3 गो ग्रुप में, तो कोशिश कीजिए बगल से रास्ता काट के निकल जाइए। ये ना कि मधुमक्खी के खोता में जहाँ बिल्डिंग में हाथ दीजिएगा ना तो जरूर काटने के लिए तैयार रहिए, दर्द सहने के लिए, ये आजकल होता है। तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। इसमें कौन जीता था? ये अंतिम हिंदू सम्राट था, हेमू के बारे में कहा जाता है। ये हारा इसलिए था कि युद्ध में इसकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन तीर जो है इसको आंख में लग गया था। एक जो तीर जो उधर से चला तो आँख ही में लग गया था। एक्चुअली में वो जो अकबर जा रहा था, और अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? सेनापति था बैरम खां। बैरम खां वही क्या किया, 4-5 गो सैनिक को घेरवा लिया, और वो हेमू देख ही नहीं पा रहा था, हेमू हाथी पे सवार था, और ये क्या हुआ था, सैनिक के साथ घेरते 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 चारों जा रहा था, देख ही नहीं था, वो बैठे हुए था, और उसका निशाना एकदम था उसका आँखी पर, क्योंकि वो जो पहने हुए रहता युद्ध में पहना था, आँख खुला हुआ रहता है, क्योंकि आँख बंद रहेगा तो देखेगा कैसे? आँखवा खुला था, सोचा मारे कहाँ, सब जगह तो कवचे है इसका, तीर का तो कोई असर होगा नहीं। तो बस वो एम बनाते जा रहा था वो आँखी पर, और नज़दीक जाते जा रहा था, क्या उतना दूर से, उतना वैसे निशानेबाज तो नहीं है, ओलंपिक विजेता शूटर तो नहीं है कि दूर से मार देगा। तो वो उसको 4-5 गो सैनिक को घेरते हुए रखा, धीरे 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 आगे बढ़ते गया, जब कुछ दूरी पर पहुंचा वहीं से चलाया और उसके आँख में डायरेक्ट तीर लग गया। अब वो जैसे तीर लगा वहीं पर गिरा, और उसके बाद होता क्या है कि जब आपके मैंने कि सेनापति या जो आपके रहते हैं कैप्टन, वही जब गिर जाते हैं तो सारा सैनिक क्या होता है, भाग खड़ा हो जाता है या तो आत्मसमर्पण कर देता है। तो वहीं पर हेमू आत्मसमर्पण कर दिया था। और ये भी विवाद है कि शायद मार दिया गया वहीं पर या बंदी बना लिया गया, ऐतिहासिक थोड़ा विवाद है, लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ इस पर हम लोगों को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ध्यान देना है कि इसमें विजेता कौन रहा था? अकबर रहा था। अगला देखेंगे तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565। कहाँ है तालीकोटा? कर्नाटक। किसके किसके बीच हुआ था? विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन। डेक्कन में शामिल थे बीजापुर, अहमदनगर और बीदर और गोलकुंडा, ये सब मिला हुआ था, और विजयनगर साम्राज्य एक अलग था। ठीक है, तो इसमें कौन जीते थे? जितने दक्कन के राजा सब थे वो इसमें विजयी हो गए। कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध? 65 में। इसके एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। कौन सा युद्ध के नाम से जाना जाता है? राक्षस तंगड़ी का युद्ध, बहुत ही फेमस। तालीकोटा का युद्ध, राक्षस तंगड़ी का युद्ध, या बेनी हट्टी का युद्ध, इसको बेनी हट्टी का भी युद्ध कहा जाता है, बेनी हट्टी का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, राक्षस तंगड़ी का युद्ध, बेनी हट्टी का युद्ध। 1565, विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन के सम्मिलित राज्य।
जिसमें विजेता हुए थे दक्कन राज। ठीक है, 1565, एकदम याद रखिएगा मुंह पर एकदम, 1565 तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा ना देकर राक्षस तंगड़ी दे दे, राक्षस तंगड़ी ना देकर दे दे आपको बेनीहट्टी का। तीनों का युद्ध का संबंध 1565 से। ठीक है, आगे चलते हैं। बढ़े आगे, चलो अगला देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। ये भी भारतीय इतिहास में बहुत फेमस युद्ध के रूप में जाना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576, एकदम याद रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। हल्दी घाटी कहाँ है? राजस्थान। हल्दी घाटी कहाँ है? राजस्थान। किसके किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। इसमें मुगल सेना का सेनापति कौन है? नेतृत्व किसने किया था? कहने का अकबर थे, लेकिन लड़ाई जो लड़ा था सेनापति के द्वारा ही लड़ा जाता है, और नेतृत्व कर रहा था सेना का मानसिंह ने किया था। लेकिन विजेता कौन हो गए थे? मानसिंह के ही नेतृत्व में अकबर विजयी हुए थे। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। एक देख लीजिए रिलेशन, बाबर और राणा सांगा, अकबर और महाराणा प्रताप। कुछ बताइए दोनों के बारे में। अभी चर्चा कर चुके हैं। ये दोनों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? कोई युद्ध हुआ था? अभी बताए हैं, ये दोनों के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। आई दोनों के बीच हल्दी घाटी का बीच 1527 और 1576। ठीक है, तो ये बाबर और राणा सांगा, अकबर और महाराणा प्रताप। ये बाबर का कौन था? पोता। आई महाराणा सांगा का क्या था? पोता। दोनों का दादा भी लड़ा, दोनों का पोता भी लड़ा। गजब संयोग है कहा जा सकता है। इधर से राणा सांगा का पोता हुआ महाराणा प्रताप, बाबर का पोते न हुआ जी। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं बेटा के अकबर। पोते न बोलता है उसको, क्या बोलते हो भाई? बोलता है क्या? बेटा का बेटा क्या हुआ? बोलो न दिलीप। बेटा का बेटा, हाँ, और उसका बेटा, और उसका बेटा पोता। चलो ठीक है, अगला देखेंगे करतारपुर की लड़ाई। ये भी भारतीय इतिहास में एक युद्ध के रूप में जाना जाता है। करतारपुर की लड़ाई कब हुई थी? 1635 में। करतारपुर नाम से ही लगता है कहाँ होगा? पंजाब में था। करतारपुर की लड़ाई कब हुई थी? 1635 ईस्वी। बहुत कंफ्यूजन होता है करतारपुर की लड़ाई। कभी कभी ऐसा युद्ध दे देता है ना एग्जाम में, लगेगा कि कहाँ दिया है, कौन किताब में दिया था, कब युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था, आज तक पढ़वे नहीं किए। तो वैसे दो चार गो युद्ध का नाम भी जानना जरूरी हो जाता। किसके किसके बीच हुआ था? सिख और मुगल साम्राज्य के बीच हुआ था। लेकिन इसमें विजेता कौन रहे थे? सिख जीत गए थे। वही सिख जिसकी स्थापना गुरु नानक ने की थी। सिखों के 10 गुरु हुए थे। सिखों के सबसे पहले गुरु, जो स्थापना जिसको कह सकते हैं, संस्थापक कह सकते हैं, गुरु नानक थे। और सिखों के सबसे अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्मस्थल यहीं पर जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हुए हैं, पटना ही था। पटना साहिब कह सकते हैं, पटना ही क्षेत्र है। ठीक है ना? तो आपका क्वेश्चन क्या था? करतारपुर की लड़ाई कब हुई? 1635। किसके किसके बीच? सिख और मुगल के बीच। कौन जीता? सिख जीता। अगला आइए सामूगढ़ की लड़ाई। ठीक है, सामूगढ़ की लड़ाई ये उत्तराधिकारी का लड़ाई था। उत्तराधिकार का लड़ाई मतलब जब उत्तराधिकार 3 4 5 भाई होता है ना, तो कौन गद्दी पर बैठेगा वो आपस में मारा मारी। जो मजबूत होगा वो जीतेगा, जिसके पास शक्ति है वही जीतेगा। तो उसमें हुआ था, यह आगरा के पास सामूगढ़ है। औरंगजेब और दारा शिको, औरंगजेब और दारा शिको किसका बेटा था? शाहजहां का बेटा था। शाह सूजा, मुराद, औरंगजेब और दारा शिको।
शाहजहां के कितने पुत्र थे? 4 बेटा था। और कितना बेटी थी? जान लो, ये सब जानना चाहिए। ठीक है, परीक्षा में नहीं पूछेगा लेकिन कभी कभी पूछ देता है। 4 बेटा था, 3 बेटी थी। 4 बेटा में कौन कौन था? सबसे बड़ा बेटा था दारा शिको, दारा शिको। उसके बाद था मुराद। उसके बाद कौन था? शाह सूजा। और एगो था औरंगजेब। औरंगजेब। बेटियों का नाम जानना, बहन का? इसका बहन था एगो जहां आरा, जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा, 3 गो बेटी शाहजहां की, 4 गो बेटा। अब बताइए, 4 बेटा में से लड़ाई तो होबे न करेगा, क्योंकि शाहजहां अपने जीवित अवस्था में उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। लेकिन बड़ा बेटा होने के नाते सब क्या किया था? दावा यही ठोका था दारा सिंह। लेकिन औरंगजेब बहुत तेज था और उन्होंने क्या किया? क्या उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि भाई हम ही क्यों नहीं शासक बने, हम ही क्यों ना बने, क्योंकि उसके अपने बाप के समय तक वो क्या था? पूरे फुल फ्लेजर में आ गया था। ये थोड़ा साहित्यिक प्रेमी आदमी था दारा सिंह, बहुत ही किताब उताब सब लिखता था। इस कारण से प्रशासन में उसकी रुचियां कम थी, इसे ध्यान नहीं दे पाया और औरंगजेब क्या किया? सारा प्रशासन अपने नियंत्रण में रख लिया। तब युद्ध के माध्यम से भाई जब तब तक रहेगा भाई तो डिस्टर्ब तो करेगा ही। तो वही युद्ध हुआ था सामूगढ़ का उत्तराधिकार की लड़ाई। औरंगजेब का इसमें क्या हो गया? जीत हो गया और उन्होंने मुगल सत्ता को मजबूत किया। ये 3 गो बहन थी ना, तीनों बहन एगो इसको सपोर्ट कर रही थी, एगो इसको सपोर्ट कर रही थी, एगो इसको सपोर्ट कर रही थी। होता है, स्वाभाविक है, 3 बहन है तो कोई ना कोई भाई के प्रति तो स्वाभाविक है, लगाव तो होगा ही। आप लोगों की भी अगर 2 बहन 3 बहन होगी तो तीनों में से कोई एक बहन आपको ज़्यादा मानती होगी। मानती सब है, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आप लोग मम्मी पापा से करते हैं? 2-3 गो हम लोग बच्चा में खूब क्वेश्चन करते थे कि मम्मी पापा से पूछते थे, हम लोग 3-4-5 भाई बहन हैं तो पूछते थे अच्छा मम्मी अब बताओ सबसे ज़्यादा पाँचों में से आप किसको मानते हैं? पप्पू से पूछते थे सबसे ज़्यादा आप किसको मानते हैं? अब ऐसा क्वेश्चन है, उसका जवाब क्या देगा? जो सामने में रहेगा बोलेगा तुम ही को मानते हैं। ना, झूठ ना। आज जब सब पाँचों बैठते थे ना तब पूछते थे, तब हम लोग भी दिमाग लगाते थे। जानते हैं हम लोग क्या करते थे? कहते थे ऐसा करो तुम लोग बोलो ना, चिट्टा में नाम लिख दो और फेंक दो, कौन किसके बारे में पता नहीं चल पाएगा, एगो उठा लेना। लेकिन है कि सब कुछ ना कुछ पता चल जाता है, इंडिकेशन से पता चल जाता है कि माँ का लगाव किसके प्रति है, पिताजी का लगाव किसके प्रति है। ऐसे कहा जाता है कि जो बड़ा बेटा होता है उसका लगाव बाप के प्रति उसका थोड़ा ज़्यादा होता है। बेटी होती है, छोटी वाली बेटी अगर होती है तो माँ का लगाव ज़्यादा होता है। गौर कीजिएगा आप लोग कि माँ और बेटी का अगर गप अगर फोन पे देखिएगा तो उसका कॉल का ड्यूरेशन कितना रहेगा जानते हैं? 1 घंटा 51 मिनट। सबसे ज्यादा कॉल ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा माँ और बेटी का ही, और सबसे कम मिलेगा पिता का और बेटा का, एकदम 0.01 सेकेंड। पूछेगा खाना खाया, पैसा पूछा, हाँ जा पापा मिल गया पैसा, पैसा हो गया करिए, बस कोचिंग गया, हाँ आ गया कोचिंग हो गया, बस 2 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड, ज़्यादा बात करना नहीं है। लेकिन ये दोनों का क्या खाना खाई, क्या बनाई, कहाँ घूमने गई, कौन सा ड्रेस कर दी, इतना पैसा दिलखुन बाबूजी, बाबूजी की कर ला, सब तरह का क्वेश्चन, सभी तरह का हिसाब माँ जरूर लेती है और ये लेना भी चाहिए। लेकिन आजकल इसको भी फेल कर दिया है एगो नया, जो कि अनकाउंटेबल, उसमें बैठा दीजिए कितना देर बात होता है। ये शुरुआत करने का श्रेय जाता है जियो। ये पहले आता था ना, जियो पे सुविधा कर दिया, फ्री वाला सुविधा, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। 1 घंटा आएगी, 2 घंटा आएगी, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा चलते रहता है सिस्टम। अगला आइए देखते हैं हम लोग कौन सा युद्ध, बसई की संधि, बसई की लड़ाई, सॉरी बसई की लड़ाई कब हुआ था? 1739 में। आप थोड़ा सा आते जाइए अंग्रेज के एंट्री में, धीरे धीरे अंग्रेज का एंट्री होता जा रहा है। 1739 कहाँ हुआ था? मुंबई में। वसई की लड़ाई या वसई का युद्ध कह सकते हैं, मराठा साम्राज्य और पुर्तगालियों के बीच हुआ था। क्योंकि पुर्तगाली भी चाह रहा था यहाँ पर क्या, अपना साम्राज्य स्थापित करने, लेकिन उसमें उसको क्या हुआ, सफलता नहीं मिल पाया। अंग्रेज को सफलता मिल गया क्योंकि वो यहाँ के कमजोरियों को जान गया, भाप गया। यहाँ के राजाओं का आपस में फूट जो देखा उसी का लाभ उठाया, तब जाके अंग्रेज यहाँ पर क्या किया, अपनी सत्ता स्थापित की। तो ये मराठा और पुर्तगालियों के बीच हुआ, कौन जीते इसमें? मराठा जीते। कौन सा युद्ध? बसई की लड़ाई। कब हुआ था? ठीक है, अगला देखेंगे
करनाल का युद्ध, बहुत ही फेमस युद्ध, करनाल का युद्ध 1739। करनाल भी आपको वर्तमान में हरियाणा में है, जान रहे होंगे करनाल, ठीक है। करनाल का युद्ध कब हुआ था? हाँ, 1739। किसके किसके बीच? नादिर शाह और मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह कौन थे? मुगल शासक थे, मुगल शासक थे। नादिर शाह ये सिर्फ आया था लूटने के लिए, सिर्फ यहाँ लूट किया। सामान क्या हुआ? कोई मतलब नहीं, यहाँ पर हमको सत्ता स्थापित नहीं करना है, माल समेटो, बांधो बोरिया, बिस्तरा लिया, चल दिया। तो नादिर शाह का आक्रमण भी पूछता है कब हुआ था? 1739। करनाल की लड़ाई कब हुई थी? 1739। नादिर शाह और मोहम्मद शाह, दो गो बहुत होता है, नादिर शाह का आक्रमण और एगो तैमूर लंग का आक्रमण। हाँ, 1398। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये सब हम चर्चा किए हुए हैं, आप लोगों को पढ़ाए हुए भी हैं। जब वायसराय का चर्चा किए थे तो उसमें हम पढ़ाए थे आपको कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1740 से 48 के बीच। देखिए कंफ्यूजन कितना डेट का हो रहा है, अभी सारा युद्ध आ रहा है और डेट अब सब क्या होगा, इधर उधर होगा। करनाल का युद्ध आ जाएगा आपको, फिर खानवा का युद्ध आएगा, हल्दी घाटी का आएगा, सामूगढ़ का आएगा, सब एक दूसरे का ओवरलैप होगा। लेकिन हमको वैसे नहीं करना है, 4-4, 5-5, 10-10 के सेट में एक जगह लिखा हुआ रहेगा, पहले कब हुआ युद्ध, किसके किसके बीच हुआ और उसका कौन विजेता रहा। एक एक सेक्शन करके देखेंगे तो बिल्कुल याद होगा। कहाँ हुआ था? कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध। इसमें विजेता कौन रहा था? फ्रांसीसी की इसमें जीत हुई थी। यहाँ पे फ्रांसीसी का जीत हुआ था। किस संधि के तहत हुआ था? एक्सला चैपल, एक्सला चैपल की एक संधि थी। हाँ, चैपल की संधि के तहत किसकी जीत हुई थी? फ्रांसीसियों की जीत हुई थी। किस युद्ध में? प्रथम कर्नाटक युद्ध। किसके किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। कर्नाटक युद्ध जहां भी आवे याद रखना है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। कौन जीता था पहला कर्नाटक युद्ध? फ्रांसीसी। कब हुआ था? 1740 से 48 के बीच। अगला आइए, दूसरा कर्नाटक युद्ध। ये दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से अंग्रेज और फ्रांसीसी ही था, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से था। फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहा था किसको? हैदराबाद को। और अंग्रेज सपोर्ट कर रहा था किसको? कर्नाटक को। ये उत्तराधिकार का था कि कर रहा था ये उसका उत्तराधिकारी, ये उत्तराधिकारी कर रहा था कौन वहां पर क्षेत्र पर, कर्नाटक के क्षेत्र पर कौन राज्य करेगा, तो इसी के लिए। लेकिन दोनों जो है, पहला युद्ध हो चुका था, फ्रांसीसी जीता हुआ था, फ्रांसीसी कर दिया किसको सपोर्ट? हैदराबाद को। तो अंग्रेज भी बोला कि चलो हम सपोर्ट करते कर्नाटक। तो एक संधि हुई थी पांडिचेरी की संधि। उसी संधि के तहत क्या हुआ? कर्नाटक के जो थे उत्तराधिकारी, उसी को वहां का क्षेत्र सौंप दिया गया। यानी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ? अंग्रेज की ही जीत हुई। तो पांडिचेरी की संधि किसके तहत? दूसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किसके तहत हुई? पांडिचेरी की संधि। कब हुई थी? 1754। स्वाभाविक है कि जब युद्ध समाप्त होगा किसी संधि के तहत, जब लास्ट फेज होता है तभी वो युद्ध की समाप्ति होती है। तो पांडिचेरी की संधि 1754। किस युद्ध का समापन? दूसरा कर्नाटक युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था? हैदराबाद और कर्नाटक के बीच। अगर हैदराबाद और कर्नाटक ना देगा, अगर अंग्रेज और फ्रांसीसी दे देगा तो घबराइएगा नहीं। आप विजेता पूछ देगा तो अंग्रेज मार दीजिएगा, इनडायरेक्ट वे में मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, पलासी की लड़ाई। बहुत 1857 की क्रांति के समय हम लोग चर्चा किए थे कि 1857 की क्रांति के 100 वर्ष पूर्व, जस्ट 100 साल पहले, 1757 से लेकर 1857 के बीच जो अंग्रेज की नीतियां रहीं, क्योंकि यहाँ से अंग्रेज क्या किया, धीरे धीरे अपना पांव पसारना शुरू कर दिया और भारत को, साम्राज्य को अपना अपने अधीन प्रभुत्व में स्थापित कर लिया था, ले लिया था। तो वही कहीं ना कहीं 100 साल बीच हुआ था और धीरे धीरे असंतोष का भावना जगने लगा और तत्कालिक कारण के रूप में क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। वो सिर्फ क्या किया? तत्कालिक कारण था, लेकिन उसके पहले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ये सब कारणों का हम लोग चर्चा किए थे, 1857 क्रांति पढ़े थे तब। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757। प्लासी कहाँ है? कलकत्ता में आज पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच, इसमें कौन जीत गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? बंगाल का गवर्नर था। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच
यहाँ से धीरे धीरे अंग्रेज अपना सुबगाहट शुरू कर दिया। शुरुआत में आया था व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन यहाँ के अंग देखा, भारत के राजाओं की नीति देखी, यहाँ का व्यवहार देखा, विचार देखा, और सब में देखा अपना एकांतपन, सब में देखा अपना अपना कि हम जो है अपने में सीखें, बाकी हमको दुनियादारी से मतलब नहीं। तो बस इसी का फायदा अंग्रेज उठाया, और अंग्रेज क्या किया, यहाँ पे बहुत दिनों तक शासन किया, 1947 तक। अगला देखेंगे तीसरा कर्नाटक युद्ध। पहला दूसरा चर्चा किए थे ना जी, किसके किसके बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। दूसरा में भी आ गया था इनडायरेक्ट में वही दोनों। इसमें भी देखिए क्या है, कंपनी, यानी क्या, कंपनी कहने से मतलब हम अंग्रेज कह सकते हैं ना, ठीक है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुई थी। अब यहाँ से फाइनली किसकी जीत होना शुरू हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1758 से 63 के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था। अंग्रेजों का सेनापति जो था कौन था, आयरकूट था। ये पूछता है, आयरकूट। और फ्रेंच का कौन था, लाली, सॉरी, लीला मूवी का नाम, ठीक है। तो ये अंग्रेज वाला आयरकूट बहुत पूछता है कि अंग्रेज का सेनापति कौन था, किसके नेतृत्व में लड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आयरकूट, ठीक है। तीसरा कर्नाटक युद्ध। आगे बढ़ते हैं। वांडीवास की लड़ाई 1760। वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी, 1760। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, परीक्षा में पूछता भी है, पूछेगा भी, आगे भी पूछने जा रहा है। ये मत सोचिएगा अब इतिहास से सवाल नहीं पूछेगा, नहीं, इतिहास से भी सवाल पूछे जाएंगे। तो यही सब सवाल पूछे जाएंगे, इसी तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760। वांडीवास पड़ता है वर्तमान में तमिलनाडु में। ये भी हुआ था कंपनी के बीच और फ्रांसीसी के बीच हुई थी, जिसमें कौन जीत गया था, थर्ड कर्नाटक युद्ध यही हुआ था। हाँ, वही चल रहा था उतना दूर, अंत में हुआ था वांडीवास का लड़ाई, इसमें कंपनी जीता था। इसलिए याद रखना आसान है, अंग्रेज और फ्रांसीसी, जिसमें अंग्रेज की विजयी हुई। वांडीवास का युद्ध, खाली ये डेट इसका जो है याद रखना खाली है, 1760। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, वांडीवास का युद्ध 1760। अगला देखेंगे बेदरा की लड़ाई। बेदरा की लड़ाई एक बार परीक्षा में पूछा गया है, और बहुत लोग इसको कह रहे थे कि बाप रे, बेदरा की लड़ाई कहाँ, उन्हें किसमें हुआ था, गजब क्वेश्चन पूछ दिया आयोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से युद्ध का लाता है, ये सब डाटा लाता है बेदरा का युद्ध। तो बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, अंग्रेज और डच के बीच। किसके किसके बीच हुआ था, डच के बीच। दिमाग लगाना भी आसान है, दिमाग अगर थोड़ा सा लगाएंगे तो बना सकते हैं कि जीता होगा कौन, क्योंकि स्वाभाविक रूप से कि इस समय तक अंग्रेज क्या हो गया था, बहुत पावरफुल हो गया था, शक्तिशाली हो गया था। इसलिए इसमें जीत किसकी हो गई थी, अंग्रेज की जीत हुई थी। पराजित कौन हुए थे, डच पराजित हुए थे। बेदरा की लड़ाई कब हुआ था, साउथ में। एकदम गर्मी लगने लगता है ना, ठीक है, 1759 में बेदरा की लड़ाई। अगला आओ पानीपत का तीसरा लड़ाई, भी चर्चा किए ही थे, पानीपत का पहला, दूसरा, अब तीसरा। पानीपत का पहला युद्ध बताइए आप, गौरव। खाली लिखे से काम चली, अभी तुरंत देखिए उसी से फिर पूछें। इतना मेरा मेमोरी देखो तेज है कि हम तुम्ही से पूछे हैं। 1526। और दूसरा युद्ध आप बताइए, 1556। और तीसरा युद्ध 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, पानीपत हरियाणा, ठीक है। किसके किसके बीच, मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली। मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली। कौन जीता था, अहमद शाह अब्दाली इसमें जीते थे, मराठा साम्राज्य पराजित हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध, तीनों युद्ध याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, 1526, 1556, 1761। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, दूसरा, तुरंत लड़ा दोगे, पानीपत का पहला दूसरा लगातार ही लड़ा दोगे। 1556 और तीसरा 1700। एकदम देखो स्वाभाविक है कि कोई चीज़ को पहली बार सुनिएगा, दूसरा बार, दो बार, तीन बार सुनिएगा तो दिमाग में सेट नहीं हो पाता। एक तो अपनी दुनिया बाहर डेट आ रहा है, इतिहास लोग इसलिए पढ़ने से भागता है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें डेटे बहुत रहता है, इसलिए बहुत रहता है। लेकिन 4 बार 5 बार कीजिएगा, बिल्कुल याद होगा। मैं तो बोलता हूँ कि कितनों कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है, उसको ला के यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ बैठाइए, चाहे यहाँ बैठाइए, कहीं बैठा दीजिए। लड़की है तो इधर बैठाइए, लड़का है तो उधर बैठाइए,
तो मैं दावे के साथ कहता हूं 5 दिन के अंदर उसको नहीं याद करना सिखा दिए तो हमको जो बोलिएगा सो आप पाएंगे। किसी को भी लाइए, कह दीजिए कि आपको लगे कि इससे कुछ नहीं याद हो रहा है, यहाँ लाके 5 दिन, ओनली 5 डेज। लेकिन बस मैं जैसे बोलूंगा, ऐसा नहीं कि दिन भर उसको रटवाते ये रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। जो काम करना है करो, बस आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन तुमको जरूर तुम्हारे ऊपर वर्क करेंगे। बस दिमाग में सेट है, कुछ नहीं करना है, बस ये कॉपी थमा देना, कहेंगे 5 बार लिखो। जैसे अभी जितना युद्ध लिखा है ना, उसको कहेंगे जितना युद्ध लिखे हैं जैसे तरीके से उसको 5 बार लिखिए, एक युद्ध को 5 बार लिखिए। है टफ? कितना टफ काम है, क्या बोले? हाँ, तो मतलब कहने का हुआ कि किसी चीज को जितना बार लिखिएगा। जानते हैं बचपन में हम लोगों को ऐसे ही होमवर्क मिलता था, पिताजी बोलते थे कि एक एक ट्रांसलेशन को 20 बार 25 बार बनवाते थे। सीता घर जाती है, सीता आम खाती है, सीता ईट से मैंगो, जान रहे हैं? अब कहते थे कि इसको 20 बार लिखो। अंदर अंदर गुस्सा जो है ना, बीपी हो जाता था 120 बट सीधे बढ़ के हो जाता था 180, लेकिन कर भी क्या सकते थे। लेकिन उसका फायदा आगे चल के मिला कि ग्रामर मजबूत हुआ और राइटिंग अच्छा हो गया। एक ही चीज को बार बार लिखिएगा तो स्वाभाविक है कि राइटिंग भी अच्छा होगा। 20 बार बोलते थे लिखने के लिए। आप बोलते थे शाम में तुम लोगों को एगो माजा देंगे, फ्रूटी पिलाएंगे, और उसी लोभ के कारण हम लोग लिखते थे। तो इसीलिए कि वो चीज़ों को जितना बार देखिएगा, रिकॉल कीजिएगा, वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। ठीक है। तो सर, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? किसके किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली। चलो आ जाओ, अगला कौन सा है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। किसके किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी थे एक तरफ, इधर 3 गो संयुक्त सेना थी। कौन कौन थी? शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना थी। एक बंगाल के नवाब थे, एक कहाँ के थे? अवध के नवाब थे, और एक मुगल सम्राट थे। इसका परिणाम क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया और यहाँ पर अंग्रेज पूरी तरह से स्थापित हो गई। 1764। पूछता है किस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत बना ली? इसी तरीके से 1757 नहीं, 64 होगा, 57 में था, लेकिन पूरी तरह से मजबूत जो पकड़ बना ली थी वो 1764 के बाद। हाँ, वहाँ से रास्ता खुला था, और अंततः 1764 में आते आते, क्योंकि जितना था तीनों इसमें संयुक्त सेना थी। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? कहाँ हुआ था? बस एकदम बगले में, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ से बक्सर 70-80 किलोमीटर, ना 60 ना है, ज़्यादा है। अब आइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल का मतलब यहाँ क्या समझना है? यहाँ अंग्रेज समझना है। जहाँ भी हो शॉर्ट फॉर्म यानी आंग्ल मतलब अंग्रेज। मैसूर, वही मैसूर हैदर अली, अब बाद में फिर टीपू सुल्तान। हम गवर्नर जनरल वायसराय जब पढ़ाए हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए थे, इसको याद करवाए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1767 से 69। कहाँ हुआ था? जान ही रहे हैं, मैसूर में हुआ था, साउथ में। किसके किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली। इसमें क्या हुआ था? हैदर अली जीते थे, और एक दोनों में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? मद्रास की संधि। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, 2 तरह का सवाल। देखिए कैसा सवाल कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? मद्रास की। मद्रास की संधि कब हुई? मद्रास की संधि कब हुई? 1769। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किसके तहत हुई? मद्रास की संधि। किसके किसके बीच हुई? अंग्रेज और हैदर अली, या मैसूर भी आ जाए तो घबराना नहीं है। कौन विजेता हुए थे? हैदर अली। ठीक है, लिख लिए, तेजी में लिखिए। अगला देखते हैं, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें भी सेम था 80 से 84, इसमें खाली डेट चेंज है। पहला था 67 से 69, और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 ईस्वी। ये भी वहीं हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच। इसमें क्या हुआ था? कौन सी संधि के तहत युद्ध की समाप्ति हुई? मंगलोर की संधि। पहला वाला कौन संधि था? मद्रास की संधि। पहला वाला मद्रास, दूसरा वाला मंगलोर। एकदम याद रखिएगा, ऐसा सवाल एकदम आपको देखने को मिलेगा। ये वाला एकदम VVI कर लीजिएगा दोनों। आंग्ल मैसूर युद्ध पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों एकदम याद रखिएगा। इसमें क्या हो गया? हैदर अली जीता था उसमें, फर्स्ट वाला में। दूसरा वाला में कौन जीत गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। किस संधि के तहत?
मंगलोर की संधि। पहला कब हुआ था? 67 से 69। दूसरा कब हुआ था? 80 से 84। लिख लिए? आगे बढ़िए, देखते हैं तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तुरंत देखिए 80 से 84 में दूसरा हुआ था, पहला 67 से 69 और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा कब हो गया? 90-92। कब हुआ था? 90 से 92। किसके किसके बीच? जस्ट वही था, ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर, वही दोनों चल रहा था। क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं अंग्रेज का था कि किसी भी तरीके से मैसूर को अपने कब्जा में लो, क्योंकि मैसूर का क्षेत्र उस समय था व्यापार की दृष्टि से बहुत ही आसानी था। तो अंग्रेज चाहता था कि अगर इस पर हम लोग कब्जा कर लेते हैं, इसको अपने अधीन में मिला लेते हैं, तो हमारा पूरे भारत पर नियंत्रण, एकाधिकार आ जाएगा। तो कंपनी की जीत हुई और इसका संधि हुआ था, युद्ध की समाप्ति हुई थी श्रीरंगपट्टनम। पहला मद्रास, दूसरा मैंगलोर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि। एकदम याद रखना है, श्रीरंगपट्टनम तीसरा संधि, दूसरा मैंगलोर, पहला मद्रास। ठीक है? 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितना बार सुनिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, बिल्कुल याद होगा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। चौथा में भी आ जाइए, आंग्ल मैसूर युद्ध। ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1798 से 1799। अब देखिए, अगर चारों आ गया है, चारों को क्या करना है? 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92, 1798 से 99। इसको एक जगह करके कर लीजिएगा तो याद होगा, क्योंकि अभी हम लोग ऐतिहासिक युद्ध इतना कर रहे हैं ना कि ओवरलैप करेगा। ये चारों को एक जगह लिख लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बाकी इधर लिख लेना है हमको कौन सा? मद्रास। इधर लिख लेना है मंगलोर और इधर लिख लेना है श्रीरंगपट्टनम। ठीक है? इस तरीके से कर हेडिंग हल्का बना दीजिएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध। एकदम आराम से याद हो जाएगा और कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी भी चीज़ को अगर स्ट्रेटजी बना के और तोड़ तोड़ के सिस्टमेटिक ढंग में अगर आप पढ़ते हैं या तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अभी तक तो हम लोग चल रहे थे आंग्ल मैसूर के साथ। ठीक है? अब मराठा के साथ आ जाइए। तो मराठा के साथ कब हुआ था? 1775 से 82 ईस्वी। 1775 से 82 ईस्वी के बीच मराठा और किसके बीच हुआ था? अंग्रेज के बीच। इसमें विजेता कौन रहे थे? मराठा जीते थे। नहीं लिखा हुआ है ना? मराठा की जीत। किसका जीत हुआ था? मराठा की जीत। इसमें याद रखना है कि ये युद्ध की जो शुरुआत हुई थी पुरंदर की संधि से और अंतिम हुई थी सालाबाई की संधि से। तो आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत किस संधि से हुई? बोलो जी। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1776 और इसका अंत हुआ था सालाबाई की संधि से 1782 से। ऐसे सवाल भी मिल सकते हैं, इसलिए पुरंदर की संधि भी याद रखना है और सालाबाई की भी संधि याद रखना है। ठीक है? आगे देखते हैं। कहाँ हुआ था? जगह तो ऐसा कहीं परफेक्ट नहीं मिला है। मराठे में हुआ होगा, महाराष्ट्र में। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। अभी पहला चर्चा किए थे, अब दूसरा आ जाइए 1803 से 1805। देखिए स्थान कैसा आ गया, आप जानते रहिए भारत में हुआ था। अब भारत में कहाँ हुआ था खोजिए, इसलिए वो इतना मायने नहीं रखता है कि कहाँ हुआ था, लेकिन मायने रखता है क्या, कब हुआ था? 1803 से 1805। किसके किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा। जब यहाँ क्लियर है ये दिया हुआ, अगर यो नहीं याद करेंगे दिमाग में, वहाँ तो हमारा क्लियर तो है ये है। इसमें सिर्फ जानना है कौन जीता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। किस संधि के तहत इसका समापन हुआ था? बैसीन की संधि। किसका संधि हुआ था? सीन की संधि। कौन सा युद्ध? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कब हुआ था?
1803 से 1805। जब कोई संधि होता है, समाप्ति होता है, अगर कोई युद्ध का नाम रहे तो वो लास्ट वाला जो साल होगा तब ये मान लीजिएगा वो होगा, क्योंकि वही संधि होती है और युद्ध का समापन उसी समय हो जाता है। ठीक है, बसीन की संधि 1805, किसके किसके बीच? अंग्रेज और मराठा के बीच। कौन जीता था? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज। अगला आइए, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। अभी कर्नाटक वाला चल रहे थे, 3 गो हुआ था, फिर हम लोग मैसूर का 4 गो किए थे, फिर हम लोग आइए आंग्ल और मराठा का 1817 से। बस उसी तरीके से बना लेना है, एक जगह लिख लेना है, तीनों कर्नाटक एक जगह, आंग्ल मैसूर एक जगह, आंग्ल मराठा एक जगह, कभी नहीं भूलिएगा, ये मेरा विश्वास है। 1817 से 1818 में हुआ था, कंपनी और मराठा के बीच। इसमें भी कौन जीता? कंपनी ही जीता। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, इतना सब चीज लिखने का मतलब हमको याद क्या करना है? हमको याद करना है अगर किसी में संधि है तो वो याद करना है, और नहीं तो क्या याद करना है? बस यही याद करना। अदरवाइज जब गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ेंगे तो पूछता है कि किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय हुआ था। ठीक है, तो हमको यही 2 चीज़ याद रखना, बाकी ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है, बाकी तो कॉमन है ये है, और ये भी लगभग ऑलमोस्ट समय क्या मिल रहा है? कॉमन ही मिल रहा है, जीत वाला। अब आ जाओ, सिख बेचारा को काहे छोड़ोगे? जब मैसूर को पकड़िए लिए हो, मराठा को पकड़िए लिए हो, कर्नाटक में भी चलिए गए हो, तो सिख को बेचारा बचा है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी के बीच हुआ था, पंजाब में हुआ था, अंग्रेज और सिख साम्राज्य के बीच, जिसमें कौन जीते थे? अंग्रेज। सब में कॉमन लगभग ऑलमोस्ट जीतने वाला परिणाम में क्या था? अंग्रेज ही था। लेकिन हमको जानना है कब हुआ था? 1845 से 46 ईस्वी के आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849, इसमें भी वही जीत गए, वही दोनों के बीच हुआ था। सिर्फ वर्ष लिख लो, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849। ठीक है, लिख लिए?